जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुति का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कक्षा 4 जिसमें 2 भाग हैं। आपने पहले भाग के उत्तराध्ययन क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू, और दूसरा भाग है इसका हिंदी व्याकरण, जिसमें भाषा, लिपि, व्याकरण, वर्ण, विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, वाच्य, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां, अनुच्छेद, लेखन और मौखिक अभिव्यक्ति। ये 13 ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे ये आपने बचपन में पढ़ रखे होंगे, निस्संदेह आपने ये सभी, इन सब के बारे में आपको काफी जानकारी भी होगी। लेकिन चूंकि यह पाठ्यक्रम का हिस्सा है और ये 40 अंक का है, टोटल 100 अंक में से 40 अंक हिंदी व्याकरण और 60 अंक उत्तराध्ययन सत्र का है। तो ये अच्छा कह सकते हो स्कोरिंग करने वाला विषय भी है, नंबर लाने लायक। और इसका बहुत ज्यादा डीप में नहीं करेंगे, हम इसको सरल रूप में करेंगे। और आप चाहे तो, चूंकि ये सब परिचित विषय है, चाहे तो आप घर पे भी आराम से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन घर पे पढ़ें तो इस बात का ही ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इसके भेद उसमें नहीं उलझे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है, किसी भी भाषा का जानकारी के लिए हमें क्या करना होता है, उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान करना होता है। तो हिंदी भाषा की जानकारी के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण का एक बहुत ही मुख्य मुख्य हिस्सा लिया गया है, जिसमें पहला लेसन है। आपके पास, जिनके पास भी बुक है या पीडीएफ है, वो प्लीज अपना ओपन कर लें। किस अगर हमें इंग्लिश को जानना है, लाइक हम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस करते हैं, सबसे पहले वहाँ ग्रामर सिखाई जाती है। क्योंकि किसी भी भाषा को जानने के लिए उसका व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो हिंदी भाषा को जानने के लिए, हालांकि हम, ये बड़ा एक प्रश्न है कि हिंदी को तो हम बचपन से ही बोलते आए हैं, या हिंदी तो हमारी आम भाषा है, तो फिर जानने का क्या औचित्य। लेकिन संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, इन विषय को जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। कक्षा 4 में हिंदी व्याकरण से संबंधित चीजें इसमें दी गई है। सबसे पहला है, इसका लेसन है भाषा, लिपि और व्याकरण। मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि जो आगे आप मान लो वर्ण, विचार या क्रिया या लिंग, इनके भेद करेंगे, वाच्य, अलंकार, इनमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाए, परिभाषाएं आपको सबको मालूम होनी चाहिए। तो जो भी आप पढ़ें, जो भी बुक में दिया गया है, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में दिया गया है। फिर भी किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, तो मैं आपको जैसे भी संभव होगा वापस प्रत्युत्तर का प्रयास करूंगी। तो भाषा क्या है, क्यों जरूरत हुई हमें भाषा की। तो भाषा वो साधन है, जैसे पुराने जमाने में एक दूसरे को अपनी बात पहुंचानी थी तो एक वो साइन लैंग्वेज, एक इशारे की भाषा करते थे। और फिर धीरे धीरे मनुष्य को ये एहसास हुआ कि एक दूसरे को अपने भाव, यानी कि मुझे आप तक अपने भाव पहुंचाने हैं, तो मैं एक भाषा का यूज कर रही हूँ। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। वैसे ही कोई दूर देश में पहले जमाने में लोग बैठे खत लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे, क्योंकि जो दूर होते हैं उन्हें अपने भाव और विचार बताने हैं। किस माध्यम से? लिखित भाषा में।
तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम सब लोग अपने भाव और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और ये आदान-प्रदान लिखकर या बोलकर किया जाता है। पहले के टाइम में कुछ आदिवासी टाइम में लोग ऐसी अलग-अलग ध्वनियाँ निकालते थे। मान लो उन पे कोई संकट आता था, मान लो कोई भी चीज़ की उन्हें नीड होती थी, कुछ भी ऐसा होता था तो एक-दूसरे से अलग-अलग तरह की आवाज़ें निकाल बात की जाती थी। लेकिन धीरे-धीरे आवाज़ इशारों से लगा कि जो आज भी बहुत जगह सांकेतिक भाषा के रूप में प्रयोग होती है, जैसे कि हम ट्रैफ़िक सिग्नल पे जाते हैं, तो ट्रैफ़िक पुलिस अपना सीटी के द्वारा या हाथ की उँगली के द्वारा इशारा करते हैं, आगे बढ़िए, रुकिए। तो वो ही भाषा थी, लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ मनुष्य का जैसे-जैसे विकास हुआ, तो कुछ ध्वनि यानी कि कुछ ध्वनि और कुछ शब्द मिलकर वाक्यों का निर्माण हुआ और वाक्यों का निर्माण होते-होते भाषा का जन्म हुआ। तो भाषा सामान्यतः पूछा जाता है, इसी तरीके से परिभाषाएँ आती है कि भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा सब लोग अपने भावों और विचारों को आदान-प्रदान करते हैं। यह आदान-प्रदान बोलकर या लिखकर किया जाता है। मुख्यतः भाषा के कितने रूप हैं? मुख्यतः भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है और सबसे पहले मनुष्य इसी का ही प्रयोग करता है। आज छोटा बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले कौन-सी भाषा वो सीखता है? मौखिक भाषा। वो मुँह से आवाज़ निकालता है ऐसे धीरे-धीरे आवाज़ें निकालते-निकालते माँ, वो शब्द बोलना सीखता है। तो सबसे पहले इंसान कौन-सी भाषा सीखता है? मौखिक भाषा। मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। सबसे पहले मनुष्य इसी का ही प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण हैं जैसे बातचीत, भाषण देना, पढ़ाना जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो कविता पाठ करना, सुनना आदि। लिखित भाषा जब भावों एवं विचारों को आदान-प्रदान लिखकर किया जाता है, तो उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग मौखिक भाषा के बाद हुआ, जब मौखिक के साथ-साथ जब लिखने की आवश्यकता या अपना संदेश एक जगह से दूसरे जगह भेजने की आवश्यकता महसूस हुई, तो लिखित भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। उस भाषा को लिख के एक-दूसरे को कहते हैं ना पत्र व्यवहार के द्वारा, समाचार पत्र द्वारा एक-दूसरे को प्रेषित किया जाने लगा। लिखित भाषा के उदाहरण हैं पत्र, तार, साहित्य रचना, समाचार पत्र द्वारा अलग-अलग तरीके से हम लिखित भाषा के रूप हैं। तो भाषा का लिखित रूप जो चीज़ लिखी हुई है वो और जिनसे जिससे हमारे जो भी विचार हैं, या मान लो आज हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं जो किसी के द्वारा लिखी गई है, तो इसके या हम मान लो आज कोई भी ग्रंथ या मान लो हम अभी उत्तराध्यान सूत्र या कोई भी लिपि सूत्र, कोई भी आगम पढ़ रहे हैं, तो वह लिखित हुआ है ताकि लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। अगर मान लो मौखिक ही होता, लिखित नहीं होता तो हम तक कैसे पहुँचता? वैसे ही लिखित भाषा का इसीलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि कोई दीर्घ काल तक, लंबे समय तक कोई चीज़ हमारे पास सुरक्षित रह सके, कोई चीज़ सुरक्षित रखी जा सके। तो संसार की भाषाएँ, संसार में बहुत सारी भाषाएँ बोली लिखी जाती है, जैसे अंग्रेज़ी, हिंदी, चीनी, अरबी, उर्दू, जर्मनी, रूसी, जापानी, फ्रेंच। जितने देश हैं उतनी उनकी भाषाएँ हैं। भिन्न-भिन्न देश और भिन्न-भिन्न प्रकार की उनकी भाषाएँ हैं। हम कौन-से देश में हैं? हम भारत देश में हैं। और तो संस्कृत भारत देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन-सी है? संस्कृत है हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा, सबसे पुरानी भाषा। आपने देखा होगा जितने भी आगम ग्रंथ हैं, वो सब संस्कृत में हैं। तो सबसे जो प्राचीन भाषा है, वो संस्कृत है। तो प्राकृत संस्कृत सबसे पुरानी भाषाएँ हैं, सब भाषाओं की जननी भी माना जाता है, जिससे सब भाषाएँ अलग-अलग रूप में निकल के आई हैं। हिंदुओं के अनेक धर्म ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अगर कोई पूछे कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, तो संस्कृत से। संस्कृत ही भाषाओं की जननी कहा कहलाती है। लेकिन हमारे संविधान में इतनी भाषाएँ बोली जाती है, जैसे कि मान लो आसाम वाले असमिया और गुजरात लोग गुजराती, बंगाली लोग बांग्ला, मराठी लोग मराठा, जैसे मराठा लोग
सबकी अलग-अलग हर प्रदेश की अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, राजकीय भाषाएँ हैं। तो इतनी भाषाएँ होने के बावजूद भी हिंदी भाषा को हमारी संविधान में राज्य भाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है, जिसमें असमिया, उर्दू, ओडिसी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठा, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। इन टोटल 22 भाषाओं के बारे में बुक में भी लिखा है, आप ज़रूर पढ़ें। तो हिंदी भाषा भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा माना जाता है। आप लोग पश्चिमी मान लो जैसे प्रदेशों में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश है और ऐसे बनारस है, ऐसे यूपी के साइड में कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ एकदम शुद्ध हिंदी, जहाँ पे पंडित वगैरह के घर एकदम शुद्ध हिंदी का हम जो हिंदी बोलते हैं, वो तो मिक्स होती है। कई लोग जैसे मैं क्षेत्रीय प्रांत मेरा मारवाड़ी है, तो कुछ शब्द मारवाड़ी के, कुछ इंग्लिश भाषा के, जहाँ से हमने पढ़ाई एकेडमिक पढ़ाई की है, स्कूली पढ़ाई की है और कुछ घर की भाषा, तो हम तो मिक्स लैंग्वेज भी बोल देते हैं, परिभाषा भी कई बार ऐसे भाषा बोलने में आ जाती है, लेकिन कुछ-कुछ क्षेत्रों में एकदम शुद्ध रूप से हिंदी बोली जाती है। हिंदी एक सरल और बहुत वैज्ञानिक भाषा है। देश के अधिकांश लोग इस भाषा को समझते हैं। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष ये मुख्यतः प्रश्न आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बड़ी विचित्रता की बात है कि हिंदुस्तान में रह के हिंदी भाषा के लिए ही एक एक व्यक्तिगत दिन चुना जाता है हिंदी दिवस, क्योंकि हमारे देश में बहुत-बहुत भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं। तो 14 सितंबर 1949 से भारत में हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। इसी प्रकार भाषा के जो चिन्ह होते हैं, जैसे मुझे समझ आनी चाहिए कि ये व्यक्तिगत कौन-सी भाषा है। जैसे हम पंजाबी कोई भी अक्षर देखते हैं, तो हमें समझ आना चाहिए ये पंजाबी भाषा का है, गुजराती है भाषा का है, ये संस्कृत भाषा का है। तो कोई भी चीज़ है तो अलग-अलग उसमें चिन्ह लिखे होते हैं, तो उस चिन्ह से हमें समझ आता है कि यह कौन-सी भाषा है। तो अलग-अलग चिन्ह को लिखने लिखने की जो विधि होती है, वो लिपि कहलाती है। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन-सी है? देवनागरी लिपि है और पंजाबी भाषा की सबकी लिपियाँ होती हैं। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि फ़ारसी है। अंग्रेज़ी तथा यूरोपीय भाषाएँ रोमन लिपि में लिखी जाती है। इतना डेप्थ में मत जाना, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सबकी अलग-अलग बोली होती है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती सबकी बोली अलग होती है, गुजराती। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। बोली का कोई लिखित रूप भी नहीं उपलब्ध होता। तो यह ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए प्रश्न कि व्याकरण किसे कहते हैं, आप भाषा, लिपि और दोनों के बारे में हमने चर्चा की। अब तीसरा है इसका व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, जो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया था कि किसी भी भाषा को जानना हो, तो हमें उस भाषा के व्याकरण को जानना आवश्यक है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण भाषा को नियमित एवं व्यवस्थित करता है। भाषा की प्रकृति का विश्लेषण करता है तथा भाषा की अशुद्धियों द्वारा उसे दूर कर जो भी मान लो गलती होती है हमारे बोलने, लिखने में, मात्राओं में, तो वो हमें कैसे पता चलता है? व्याकरण के द्वारा ही। भाषा में एकरूपता बनाए रखने के लिए भाषा के मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे सभ्य लोग आपने देखा होगा फ़िल्मों में भी जो शुद्ध शब्द का यानी कि मानक भाषा का उपयोग करते हैं, तो विद्वानों के द्वारा जो स्वीकृत भाषा होती है, मानक भाषा कहलाती है। अब कहते हैं साहित्य किसे कहते हैं कि ज्ञान का जो संचित कोश होता है वो साहित्य कहलाता है यानी कि अब मुझे हिंदी साहित्य के ज्ञान के बारे में पढ़ना है हिंदी साहित्य में क्या क्या रचनाएं क्या क्या पद्य क्या क्या चीजें हुई है तो मुझे साहित्य हिंदी साहित्य पढ़ूंगी मैं किसी भी भाषा का वैसे ही लिटरेचर जिसे इंग्लिश साहित्य को इंग्लिश में कहते हैं लिटरेचर मुझे लिटरेचर की जानकारी चाहिए इंग्लिश भाषा में
तो मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूंगी। ठीक है। ये दो प्रकार से होते हैं, गद्य कहानी के रूप में, पद्य कविताओं के रूप में। व्याकरण के मुख्य अंग हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अभी तक आपने क्या क्या जाना कि भाषा वह है जिसके द्वारा हम भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक लिखित। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के लिखित रूप में ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप की पहचान होती है। मानक भाषा द्वारा एक रूपता बनी रहती है और ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। ये मुख्य पॉइंट्स आपके बुक में भी दिए गए हैं, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। ये अ, पहला चैप्टर जो है वो उसका समाप्त हुआ। कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछें। मैम मानक भाषा वापस से बताना ना। मानक भाषा, अब कभी कभी आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो हमने बोला आइए बैठ जाओ, बैठिए, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं विराजित होइए। मतलब एक भाषा का एक स्टैंडर्ड रूप होती है, भाषा में एक रूपता बनाए रखने के लिए भाषा के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। ये जनरली बहुत ज्यादा जो होते हैं ना, हिंदी विद्वान होते हैं या हिंदी साहित्य के ज्ञाता होते हैं, वही ये मानक भाषा का उपयोग करते हैं। ये विद्वानों के द्वारा एक स्वीकृत भाषा है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हम हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देते हैं, लेकिन मानक भाषा वो भाषा है जो सिर्फ कह सकते हैं बैठने सोने करने के लिए हम जो जनरल भाषा में मैंने आपको उदाहरण देके बताया, वैसे भी मान लो हम आते हो अंदर आइए, तो बहुत सारे लोग बोलिए आगमन करिए या प्रस्थान करिए। ये जो शब्द होते हैं ना, जिसे हम इन शॉर्ट बोले कि बहुत टिपिकल हिंदी वर्ड्स जिसे आजकल बोलते हैं, तो वो भाषा जो होती है वो विद्वानों की भाषा होती है। आगमन करिए, अब आप यहाँ से प्रस्थान करिए, यानी कि आप यहाँ से जाइए। हमें हिंदी में भी सोचना पड़ता है कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट वापस से करके बताइए कि ये क्या है। तो जो विद्वानों के द्वारा या जो कह सकते हैं ना हाई फाई लोगों के द्वारा जो भाषाएं बोली जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। ओके। अन्य किसी को भी कोई भी संदेह हो तो जैसे मैंने बोला, और अगर जनरल भाषा में कहूँ और किसी को डाउट है तो बोलिए। तो ये हमारी भाषा अलग है। ऐसी भाषाओं को वो जो हिंदी भाषी होते हैं, जो एकदम हिंदी भाषा से प्रेम स्नेह रखते हैं, वो ये ऐसे शब्द नहीं बोलते, वो पूरा हिंदी ही बोलेंगे। जो आजकल हम हिंदी इंग्लिश कॉम्बिन मिक्स कॉकटेल जैसे बोलते हैं, उन भाषाओं का उपयोग आज भी वर्जित है। वर्जित मतलब मना है, जैसे मैंने अभी बोला वर्जित है। तो बहुत सारे प्रांत, बहुत सारे प्रदेशों में आज भी शुद्ध हिंदी का रूप लिया जाता है, उसी से ही अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। मैम हम ये वाला हिंदी का जो है ये क्लास 1 में क्यों नहीं पढ़े, क्लास 4 में क्यों लिया है इसको सिलेबस में? ये आचार्य श्री द्वारा रचित है, उनके हम्म। द्वारा ही बनाया गया सिलेबस है। होना तो ये चाहिए कि आवश्यक सूत्र भी अगर प्रतिक्रमण से पहले, मतलब कह सकते हो ना, बेसिक है प्रतिक्रमण, तो वो दूसरी क्लास में नहीं होके पहली क्लास में होना चाहिए। हम्म। लेकिन वो एक एक सोच के साथ बनाया गया है और कुछ कुछ संशोधन भी इसमें हो रहा है। हम्म। तो यही है कि भाषा की अब आगे वाली जो क्लासेस है उसमें संस्कृत का व्याकरण है। अभी आपने इसमें हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, अब हम्म। आगे आप संस्कृत व्याकरण कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे। अच्छा। तो संस्कृत व्याकरण और भी ज्यादा प्राकृत भाषा का है, वो और भी ज्यादा, मतलब उसमें वास्तव में लगता है कि नहीं, उसका ज्ञान होना चाहिए, ताकि जो सेंटेंस कई बार आपने देखा होगा ना कि हम प्रवचन में सुनते हैं या हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग मराठा है या साधु संत इतनी आसानी से संस्कृत में कुछ भी बना देते हैं। अब मुझे मान लो अंग्रेजी का कोई सेंटेंस बनाना है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो मुझे दोनों भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको भी हिंदी भाषा की जानकारी होगी जब आप संस्कृत में हिंदी के जो शब्द हैं वो संस्कृत में करके और प्रभावी रूप से भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ओके। हाँ। ज्यादा इस
विषय में मैं आपको एक यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप एक एक बार रिवीजन करते रहिएगा। मैं पेपर बड़ा सरल बनता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता इसका पेपर, क्योंकि हम इतने ज्यादा डेप्थ में हम भेद वगैरह इतना नहीं करते। जैसे मान लो आगे वर्ण विच्छेद आएगा, तो ये सब अवॉइड कह सकते हो कि इन सब चीजों को आप सरलता से किस प्रकार से ले सकते हैं। पेपर का एक फॉर्मेट भी मैं आपको भेजूंगी, तो जिससे आपको भी थोड़ी सी जानकारी हो जाए कि पेपर किस रूप में आएगा। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा वैसा पढ़ लेंगे, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ के। ज्यादा डीप है मेन ज्यादा 10 नंबर के आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, उसका आएगा मुहावरे लोकोक्तियां जो आप बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं उनमें आएगा, और कुछ कुछ पोर्शन इनमें से आएगा जो कभी समय जब पेपर शुरू होंगे उससे पहले मैं एक एग्जाम का पैटर्न भेज दूंगी। तो इसके जो भी अभ्यास प्रश्न है आप मुझे भेजिएगा करके, क्योंकि ये सारा पीछे जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना कि क्लास 1 का दिया है तो किताब में से ही छांट के करना है, तो वैसे ही आप भी प्रयास करिएगा नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई किसी को कोई भी संदेह हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप खुद से ये 5 हैं अभ्यास वो प्रश्न वो करने का सोचिएगा। चलिए अब हम चलते हैं वर्ण विचार की ओर। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखा जाता है, परीक्षा में इतना ही आएगा वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं जो बॉक्सेस में है ना, वर्ण व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो ये सब मेन मेन चीजें आप याद कर लीजिए। बाकी इतना ज्यादा आप भी परेशान मत होइए किसी भी चीज को लेके क्या होएगा, संधि विच्छेद में सब हो जाएगा। जो जो मुख्य है नंबर के लिए कि जिनमें ज्यादा नंबर आ सकते हैं या जो ज्यादा नंबर के लिए उपयोगी है, मैं बस उसी के बारे में आपको बहुत अच्छे से गहराई से समझाऊंगी, ताकि वो चीजें आपके आने वाले जीवन में, मान लीजिए आपको वक्ता बनना है, आपको भी आगे सीखना है, तो आपको मौखिक अभिव्यक्ति है या उसी से हिंदी से ऐसी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको आगे जीवन में काम आएगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो इन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्णों को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। हर वर्ण का एक निर्धारित चिन्ह होता है। आप बच्चों के आज आप मान लो केजी वगैरह के बच्चे उनको भी आजकल क्या होता है, स्टार्टिंग में ही इन सब चीजों का नॉलेज कर दिया जाता है कि कौन सी क्या मतलब भाषा को, ये अ आ ई वाले, वरना ये पहले बहुत पुराने में कक्षा 1 कक्षा 2 में आते थे। आजकल छोटी छोटी क्लासों में भी इन सब चीजों के बारे में या सेंटेंस बनाना वाक्य बनाना, ये इन सब चीजों का प्रयोग होने लगा है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं हो सकते। वर्ण क्या, अब का जैसे मान लो क है, क किससे बन के मिल के बना है, क और से। ओ। आपको ये नीचे हलंत दिख रहा है, वो ये वर्ण अक्षर के आधे रूप को दर्शाता है। तो क भी किससे मिलके बना है, क और से। लेकिन स्वर यानी कि आ, ये ऐसे हैं जिनके जिनको जो मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े अब इससे अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं, तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वो वर्ण कहलाते हैं। अब का क्या होगा, को से ही बोला जाएगा, आ को आ से ही बोला जाएगा। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को जोड़कर शब्दों की रचना होती है। अब मुझे कोई शब्द बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, मान लो क, फिर मैंने यहाँ से लिया म, फिर यहाँ से लिया ल, तो मैंने वर्ण 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 3 वर्ण लिए, क वर्ण लिया, म वर्ण लिया, ल वर्ण लिया, और 3 वर्ण को जोड़कर एक शब्द बना दिया कमल, जिसमें 3 अक्षर है। ठीक है, वैसे ही गागर है। तो हर भाषा का वर्ण रूप उच्चारण और संख्या भिन्न होते हैं। ठीक है, वर्णमाला, वर्णों की माला, जैसे ही नाम से हिंदी भाषा इतनी सरल है, जैसा इसमें गिवन है वैसा ही है। वर्णमाला, वर्णों की माला, यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। आगे हम चलते हैं।
वर्णमाला हिंदी की भाषा के वर्णों के उच्चारण के आधार पर दो भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। तो वह वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं रहती है, यानी कि स्वर वो होते हैं जो जो स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र, इसको इस तरीके से समझना, जिन्हें किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप में एक संपूर्ण अक्षर है, वो अपने आप में एक संपूर्ण वर्ड है। जैसे मुझे अ बोलना है, आ बोलना है, ई बोलना है, ये अपने आप में एक संपूर्ण अक्षर है। ठीक है। तो स्वर वो जिसके उच्चारण के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वरों को उच्चारित करते समय हवा मुंह के किसी भाग से टकराए बिना ही बाहर निकल जाती है। यह एक प्रयोग के रूप में है, आप कर सकते हैं कि जब भी आप स्वर, यानी कि इंग्लिश में जिसे वोवल्स कहते हैं, ए ई आई ओ यू, उसे हिंदी में स्वर कहते हैं, अ आ ई, इनका उच्चारण जब आप करेंगे तो हवा मुंह के किसी भी भाग से टकराए बिना ही बाहर निकल जाएगी। स्वर संख्या में 11 होते हैं। अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। तो ये जब भी हम बोल रहे हैं तो जो हवा का प्रेशर है वो मुंह के किसी भी भाग से, यानी कि ना दांत से ना किसी भी अंग से, जीभ से टकराए बिना ही बाहर निकल जाता है। व्यंजन वो जब स्वर जिसको स्वतंत्र है, जिसको किसी सहारे की जरूरत नहीं। व्यंजन वो जिनको उच्चारण करते समय, उच्चारण मतलब बोलते समय स्वर की आवश्यकता ली जाती है, स्वर की सहायता ली जाती है, उन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। जैसे क है, मैंने आपको बताया क और अ मिलके क बनते हैं। ख है, ग है, घ है, य है। तो ये सारे जितने भी व्यंजन हैं, और व्यंजनों को उच्चारित करते समय हवा बिना रुके बाहर नहीं निकल सकती। व्यंजनों की संख्या 33 है, स्वर 11 है। ठीक है। तो स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के उच्चारण करने में, स्वर को आप भेद कैसे जान सकते हो? इनके उच्चारण के समय के हिसाब से। अब हमें उच्चारण का समय मालूम होना चाहिए कि किसके उच्चारण में कितना समय लगता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांट सकते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम टाइम लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। परिभाषा बस इतनी आएगी, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, है ना। बहुत ज्यादा इसको आप आसानी से बहुत जल्दी समझ सकते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, न्यूनतम मतलब सबसे कम कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 है। ये भी पूछ सकते हैं कितने हैं ये संख्या में। अ ई उ री। एक सेकेंड में आपको एक शेयर करती हूँ। स्क्रीन शो हो रही होगी, है ना। चलिए। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से दुगना समय लगता है, मान लो ह्रस्व को 1 सेकेंड लग रहा है और दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में, यानी कि बोलने में कितना समय लग रहा है, 2 सेकेंड। ह्रस्व को मान लो 3 सेकेंड लग रहे तो दीर्घ को 6 सेकेंड। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 है। आ ई उ ए ए ऐ ओ औ। अब वास्तव में जब आप बोलेंगे तो आपको खुद को भी इनको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि ये संख्या में कितने हैं और दीर्घ स्वर कितने हैं। क्योंकि आप बोलने में, कि आप खुद से आप प्रयोग करके देखेंगे, आप बोलने में वास्तव में समय लग रहा है आ, और एक अ बोला अ। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से डबल टाइम, दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं।
ये संख्या में 7 है, ये ध्यान रखना। संख्या दोनों की ध्यान रखना, ह्रस्व स्वर की और दीर्घ स्वर की। ये पूछा जाता है प्राय एग्जाम में। आप चाहें तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ तभी भी आप इनको मार्क कर सकते हैं कि इनको अक्सर पूछा जाता है कि इस किस स्वर को कितना टाइम लगता है और किस स्वर का कौन सा उदाहरण है। मान लो एक बहुत सारा एक चार्ट बनाया हुआ है, उसमें भी आपको दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर अलग अलग करने हो, तो ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। इसलिए मैं आपको उदाहरण के स्वरूप में अभी ही आपको बता दूं ताकि आपको मदद मिलती रहे। तो ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों का अलग अलग जो भी अंतर है मैंने बता दिया कि जो वहां पे जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व से ज्यादा समय लगे वो दीर्घ है, और ह्रस्व से कम लगे यानी कि जो उनको जिन स्वरों को उच्चारण करते में बहुत कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर है। अपलुत स्वर कौन से है? संबोधन करते समय अथवा किसी का नाम पुकारते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक लगता है। यानी कि जिस स्वर को सबसे ज्यादा टाइम लगता है पुकारने में वो एक तो हो गया प्लूत स्वर हो गया। तो प्लूत से जस्ट ऊपर कौन है? दीर्घ। तो किससे ज्यादा समय लग रहा है? दीर्घ से अधिक। और दीर्घ स्वर को किससे अधिक ज्यादा समय लग रहा है? ह्रस्व से। तो इस तरीके से आपको भेदों का एक वर्गीकरण के रूप में आपको सीरीज वाइज याद भी हो जाएगा क्रमबद्ध रूप से स्वर के भेद, अगर पूछे तो परीक्षा में। प्लूत स्वर संबोधन करते समय अथवा किसी का नाम पुकारते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यहाँ स्वरों का प्रयोग प्लुत स्वर के रूप में होता है। पुकारते समय जिस स्वर का देर तक उच्चारण होता रहता है, लिखते समय उसी के आगे एस लिख दिया जाता है। आपने बहुत सारी संस्कृत की पाठियां या देखा होगा, हे राम, ओम। तो जहां पे ज्यादा टाइम लग रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? वो प्लुत स्वर हो जाएगा। वैसे ही व्यंजन के भेद हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के निम्नलिखित 4 भेद माने गए हैं। स्पर्श व्यंजन, इनके 5 वर्ग हैं। आप वर्ग पे मत जाना, आपको आपको जानकारी में होने चाहिए, बहुत ज्यादा उलझना मत। स्पर्श व्यंजन, बस इतना मालूम होना चाहिए कि स्पर्श से यानी कि क्या? जो जीवा या मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श अवश्य करती हो। इसको याद करने का ही तरीका है कि जो जीवा मतलब क्या हो गया? जीभ। क्या हो गया? जीभ, जुबान, जो भी हम बोलते हैं जीवा यानी कि जीभ। मान लो आपने क बोला है, तो क का जो क वर्ग है, इनके 5 वर्ग है। सबसे पहले तो हर वर्ग में 5 व्यंजन है। हर वर्ग का नाम वर्ग के पहले वर्ण के नाम पर रखा गया है, ठीक है। जैसे मान लो क वर्ग है तो क ख ग घ य। फिर च वर्ग है तो च वाली लाइन। फिर ट वर्ग है तो ट वाली लाइन। त है तो त वाली लाइन। और मान लो मुझे त बोलना है, तो जब मैं त बोल रही हूँ तो कोई बताएगा कि त बोलते समय कौन से भाग से स्पर्श हो रहा है? तालु। त, तालु। तालु से, बिल्कुल। और त का हो रहा है दंत से, ठीक है। ये हमें लगता है तालु। क त, जब हम त बोल रहे हैं ना, तो दांत आ रहे हैं, दांत से स्पर्श हो रहा है, ठीक है। वैसे ही मान लो, अब मान लो द बोलना है, वैसे जैसे त है वैसे ही द है। तो आप द बोलेंगे तो भी क्या होगा? दांत का जो जीभ है वो दांत के कौन से भाग से स्पर्श हो रही है? दांत से हो रही है। ये ध्यान रखना है, ये इसमें इसीलिए मैं प्रयोग करवा रही थी कि मान लो आपको जीभ का कौन से भाग से स्पर्श हो रही है, वो द बोलते समय मेरी जीभ तो दांत से स्पर्श हो रही है। आप भी बोल के देखना, आपको भी लगेगा कि द है वो दांत से स्पर्श हो रहा है। अब मुझे बताओ, ऊ बोल रही हूं तो कौन सा अंग मेरा हिल रहा है? होठ। होठ, बिल्कुल सही। ऊ में क्या हिल रहे हैं? होठ हिल रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा, ठीक है, ये तो हालांकि छोटे बच्चों को थोड़ा समझने में रहता है, लेकिन आप हम सब व्यस्त हैं, तो आप थोड़ा सा प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि कौन सा वर्ग कहाँ पे, और मतलब उच्चारण स्थान उसका कहाँ हो सकता है।
अब मुझे ये बताइए कि म कहाँ से बोल रहे हैं? होठ से। न न माँ। न और म कहाँ से बोल रहे हैं? ना। माँ। न माँ। तो कहाँ से बोल रहे हैं? नाक से, नासिक से, हम्म। है ना? तो ये उच्चारण स्थान आपको खुद को पता चल जाएगा। अभी हम पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं कि जो जीवा के मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है, ठीक है, वो स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श करती है तो स्पर्श व्यंजन। अब है अंतस्थ व्यंजन। इन्हें बोलते समय जीवा का मुख के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं होता। आप य बोलिए, य कहीं से भी नहीं टकराता है। य, र, ल, व, ठीक है। और ऐसे व्यंजन जो आप अपने मुंह के आगे हाथ रखिए, उंगली रखिए, और उन्हें बोलते समय आपके मुंह से हल्की सी गर्म हवा निकलेगी। जैसे बोलिए ह। ह बोलिए अपने मुंह के आगे, जैसे हम रखते हैं ना मराठा से बात करते समय, वैसे ही अपने मुंह के आगे हाथ रख के प्रयोग करिए, बोलिए ह। तो हल्की सी गर्म हवा निकलेगी, उस जिसे हम उष्म हवा, गर्म मतलब उष्म। तो तीसरा व्यंजन कौन सा हो गया? उष्म व्यंजन। कौन सा हो गया? उष्म व्यंजन। कि ऐसे व्यंजन के उच्चारण करते समय मुंह से घर्षण करते हुए गर्म हवा निकलती है, इन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। यह भी चार तरह के होते हैं। श बोलेंगे तो भी गर्म हवा निकल रही है। स स बोलेंगे तो भी गर्म हल्की सी हवा निकलती है। तो उष्म व्यंजन कौन से होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा है संयुक्त व्यंजन। यदि दो या दो से अधिक व्यंजन एक दूसरे से जुड़कर एक नए ही व्यंजन, यानी कि दो ऐसे व्यंजन जो आपस में इस तरीके से जुड़ते हैं और कि एक नया ही व्यंजन संयुक्त रूप से हो जाता है, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये चार ही होते हैं, श, त्र, य, श्र, ठीक है। तो श, त्र, ज्ञ, श्र, ये चार ऐसे संयुक्त व्यंजन होते हैं जो त, र और अ मिलके क्या बने? त्रि। उसी तरीके से श, र, अ मिलके बने श्री, ऐसे। तो ये चार है संयुक्त व्यंजन। स्वर के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं? चार भेद हैं। द्वित्व व्यंजन, अगर एक बिना स्वर के व्यंजन का मेल समान स्वर के व्यंजन के साथ होता है, तो जैसे आधा म और पूरा म होते हैं ना, वो द्वितीय व्यंजन होते हैं। वैसे ही संयुक्त अक्षर होते हैं जो अगर एक, जिसमें मान लो कि अगर एक बिना स्वर के व्यंजन का मेल किसी अन्य स्वर के व्यंजन से हो जाता है, जैसे स्व है, आधे आधे अक्षर होते हैं ना, क्य है, स्वतंत्र है, तो स्व में क्या हो गया? एक बिना स्वर के व्यंजन का मेल किसी अन्य स्वर के व्यंजन के साथ हो जाता है, तो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। आप सिर्फ उदाहरण याद कर लीजिए इन चार व्यंजन के भेद का। तो उच्चारण स्थान भी इसमें दिए गए हैं। और प्रत्येक व्यंजन के लिए क्या होता है कि एक चिन्ह होता है हलंत का। बहुत बार हमने, जब हम संस्कृत की परिपाटियां पढ़ते हैं, तो उसमें नीचे एक चिन्ह होता है, हलंत का चिन्ह होता है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? आप देके पढ़ेंगे ना तो ही आपको इसके बारे में और ज्यादा ज्ञान हो सकता है, और ज्यादा नॉलेज होगा। और बहुत ज्यादा वर्ण विच्छेद में मत जाइएगा, वर्ण विच्छेद सामान्यतः नहीं आते हैं। सिर्फ परिभाषाओं का आपको ज्ञान होना जरूरी है। फिर मैम, भी जी, ये आपने जो बताया चार तरीके के व्यंजन होते हैं, तो ये जो दूसरे हैं संयुक्त अक्षर और ये द्वितीय व्यंजन। ये संयुक्त का ही पार्ट है। अच्छा, उसके दो पार्ट हैं। हाँ, इस ये व्यंजन तो टोटल चार ही है। अब मान लो संयुक्त व्यंजन के दो भाग मान लो आप उनको, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर। अच्छा। अगर संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा दीजिए, तो आप संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर के लिखेंगे। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, इसके उदाहरण तो बहुत है सिंपल, कि गर्म हवा जो मुंह, अगर व्यंजन के उच्चारण करते समय मुंह से घर्षण करते हुए गर्म हवा निकले, तो उन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। चार प्रकार के होते हैं, श, श, स, ह।
वैसे ही अंतस्थ व्यंजन है कि जिनको बोलते समय जीभ के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं होता, य र ल व। और स्पर्श व्यंजन जिनका जीभ के किसी न किसी भाग से स्पर्श अवश्य होता है। ठीक अच्छा। है। हाँ, और एक ये पूछना था, अब स्वर में तो 12 होते हैं ना, अपन 12 खड़ी बोलते हैं, तो 11 नहीं, कैसे? पर इसमें 11 ही दिए गए हैं किताब में। नहीं, अगर री आप को भी। मिलाए तो 12 है ना? हम्म। लेकिन इसमें फिलहाल के रूप में 11, आप भी ये पीडीएफ खोल के देखना, उसमें 11 ही दिए गए हैं। अच्छा, और व्यंजन की संख्या 33 है। तो एग्जाम में आएगा तो यही नंबर्स लिखने हैं। हाँ, जो किताब में दिया है वही आएगा। इनका आपको जब आप अब आप ये क्लास के बाद है ना, आप लेके बैठेंगे ना, तो आपको सिर्फ ये दिमाग में ये उद्देश्य रखना है कि मुझे सिर्फ परिभाषाएं करनी है। मुझे बहुत ज्यादा इसके उदाहरणों में नहीं जाना है, क्योंकि जो मेन जो है पोर्शन वो अब आएगा, जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति, गद्यांश, ये सब, और मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब भी है। ये भी एक पार्ट है निस्संदेह, ये भी एक पार्ट है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा मतलब अंदर तक गहरा ज्ञान नहीं करना है, आपको सिर्फ कह सकते हो मेन मेन रूप में जो है उनकी परिभाषाओं पे ध्यान देना है। मान लो अभी हम कर रहेंगे, वर्ण विच्छेद है, तो वर्ण विच्छेद में तो कोई भी शब्द दे दिया, मान लो असर है, तो अब आप एक एक शब्द को या अक्षर को याद तो नहीं कर सकते ना। फिर नीचे स के नीचे हलंत आएगा, फिर आएगा, फिर र आएगा, आएगा। तो इतना ज्यादा परेशान मत होइएगा, बस परिभाषाएं याद होनी चाहिए, और वो वस्तु स्थिति क्या है, वो क्या कहना चाहती है, बस उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। ये पीछे एक्सरसाइज दी है, वो करना है क्या? हाँ, तो वो भाग एक की तो बहुत आसान है, जैसे जैसे साथ में करेंगे वैसे कर लेना। और हम्म। भाग दो की अगर आपको नहीं जैसे उसमें तो बहुत आसान है। वर्ण विच्छेद किस में दिया गया है, अगर आए तो कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। जो रिक्त स्थान है वो कर लीजिए, और जो राइट रॉन्ग है वो तो आपको परिभाषाएं पढ़ेंगे, और अब आपने जाना ये पढ़ेंगे, तो उसमें से आपको काफी हद तक पता चल जाए। मान लो मैंने कहा कि दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि नहीं, कितना समय लगता है, दुगुना। है ना। दुगुना। है ना। तो ये हाँ। तो चीजें आप अब आपने खुद से परिभाषाएं पढ़ी है, तो आप खुद से राइट रॉन्ग कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। एक जिस वर्ण विच्छेद एक अलग रह जाता है, जिसमें आपको सोचने में और समझने में बहुत ज्यादा समय भी चाहिए होता है, और बहुत ज्यादा इसके विषय में गहराई तक भी जानना होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इसमें ये क्या होगा, अह और अम को कहा जाता है अनुस्वर या क्या लिखा है, अनिवेगः? ऑप्शन। अयोगवाह। अयोगवाह कहा अयोगवाह। जाता है। हाँ। तो ये इसकी अभी आप हम पढ़ेंगे ना अनुस्वार। अभी उसमें नहीं आएगा। पढ़ा। हाँ, तो उसमें ही आएगा, जिसमें हम मात्रा और चिन्ह पढ़ेंगे। हम्म। जब भी अगली क्लास में, तो उसमें हम अनुस्वार, अनुनासिक विसर्ग और अयोगवाह ये क्या है वो पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आप कर नहीं सकते, अगर आपने ये पूरा चैप्टर, पूरा पाठ पढ़ा होगा, तो आपको बेसिक बेसिक सारी चीजें आ जाएंगी। हम्म। ठीक है। वर्ण विच्छेद का मुझे भी पता है, आप जितने और भी अक्षर हैं, जितने अक्षर का करोगे उतना कम है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि आपको सिर्फ इसका प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है। किसी और को, अन्य को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है? तो ये उदाहरण सब याद करना है। सारे उदाहरण सिर्फ परिभाषाओं के, जैसे उदाहरण है ये कि हसुसर क्या है, इसके उदाहरण ये तो याद करने ही है। लेकिन अगर अब आप जाएंगे कि भाई मुझे तो सारे वर्ण विच्छेद के उदाहरण याद करने हैं, आहट का क्या है, स्वागत का क्या है, परिश्रम का क्या है, तो ये आप छोड़ सकते हैं, इन्हें एक बार आप देख लें जानकारी के रूप में, बाकी ये छोड़ सकते हैं। बस अच्छा। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ये होता कैसे है। ये फर्स्ट टाइम ही सुना है हमने इसके लिए।
नहीं नहीं, ये तो है, सही बात है। इसीलिए मैं, मुझे भी पता है कि आप लोग भी इतना ये देख के परेशान नहीं हो जाए, इसलिए मैंने आपको पहले ही दिन इस बारे में समझा दिया कि सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए है। कुछ कुछ बातें वास्तव में आगे हमें बहुत काम देंगी, जब हम आगे संस्कृत वगैरह का व्याकरण ज्ञान करेंगे, तब तो उसमें तो ये सब सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि शब्द बनाने पड़ते हैं। लेकिन अभी ये प्रारंभिक ज्ञान के रूप में, ये इसको मैं थोड़ा सरल रूप में बताना चाहती हूँ, ताकि आप भी समय रहते, अब फरवरी और आधा लगभग खत्म हो गया है, अप्रैल में पेपर है, तो इसीलिए। आप और थोड़ा इजी इसको आप तरीके से बता दें। अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 40 नंबर का है, अच्छा, और आप इजी इसीलिए शब्द में थोड़ा इजी बता एकदम देते मैं हैं। पूरा प्रयास कर रही हूँ एकदम आपको सरल करवाने का। बस मेन मेन परिभाषाएं और थोड़े बहुत ये आप याद रख लें। मेन मुख्य तो पेपर का पैटर्न जो भी है, वो जब मैं लास्ट में, जब भी परीक्षा होगी, मैं जरूर आप सबके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये कितने क्लासेस अभी रेगुलर आपकी क्लास रहेगी क्या? मेरी क्लासेस गुरुवार, और अगर संभव हुआ तो शनिवार हो अच्छा। जाएगा, क्योंकि मेन जो भी है, मान लो आज 2 चैप्टर हो गए हैं, इसके अलावा जो मुहावरे, लोकोक्तियां, 11 12 13, ये एक ही दिन में होगा, क्योंकि ये पूरा पैटर्न है 11 12 13 का, हम इतने सालों से ऐसे ही कर रहे हैं। ये एक ही दिन समझाया जाएगा, क्योंकि ये लगभग 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो 11 12 13 वाला जो चैप्टर है, वो ये समझ लीजिए कि एक साथ होगा। इसके अलावा अध्याय बचते हैं 3 4 5, संज्ञा लिंग वचन, कारक क्रिया काल। वाच्य में हम इतना थोड़ा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वाच्य में सिर्फ परिभाषा होती है, वाच्य और अलंकार में सिर्फ परिभाषाएं ही होती है, क्योंकि अलंकार एक बहुत, एक कह सकते हैं हिंदी साहित्य का अलंकार एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य रखता है, जिससे, जिसकी एक साथ जब हम रचनाएं करते हैं कवि के रूप में, तो बहुत सारे अलग अलग रूप और अलग अलग उदाहरण बन के आते हैं। तो आप इनमें उलझे नहीं, इसीलिए एक सार रूप में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप आज से ही भाषा, लिपि, व्याकरण, संज्ञा, इन तीन के तो सिर्फ परिभाषाएं याद करना शुरू कर दीजिए, उदाहरण सहित, भेद सहित। बाकी मुहावरे, लोकोक्ति, अनुच्छेद लेखन और मौखिक अभिव्यक्ति है, ये जब भी आगामी से आगामी क्लास होगी, तो मैं आपको तीनों चीजें एक साथ बताऊंगी, जिससे आपको समझने में और नंबर अच्छे आने में आपको पूरा चांस मिले। बाकी सभी जितनी है, इन सबकी परिभाषाएं आप कर लीजिए, संख्या याद रख लीजिए। ठीक है। इनको ऐसे ही याद करना है। इन सबकी परिभाषाएं, नॉलेज, जानकारी के लिए जरूर याद कर लीजिए। अब क्लास गुरुवार को तो संभवतः मैं ही लूंगी, अगर कोई कारण विशेष हुआ तो है, शनिवार वाली क्लासेस वही लेंगे। अगर मेरे लिए संभव हुआ तो मैं आपको मैसेज ग्रुप में डाल दूंगी, जो भी चीज होगी मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा ग्रुप में। किसी अन्य कोई और डाउट, कोई प्रश्न है? आज के लिए आप भाषा, लिपि, व्याकरण और वर्ण विचार जहां तक समझाया है वहां तक अध्ययन करिए, प्रश्नों के जवाब दीजिए, बहुत सरल है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बहुत आसानी से अच्छे से पेपर हो जाएगा। और ठीक है आगे सर। वाले, कौन सा? आगे जो 5 स्वाध्याय है ना, संज्ञा लिंग वचन, ये आगे क्लास में करेंगे हम। नहीं नहीं, जो आगे पहले करे ना 5 उत्तर ध्यान सूत्र के। हाँ, वो तो रिवीजन चलेगा उसका, शनिवार को चलेगा, या जब जब भी क्लास होगी उसका रिवीजन तो चलेगा। नहीं, इनके क्वेश्चन आंसर पे कैसे आएंगे? वो तो आप टीचर से पूछिए उनकी, अच्छा। है ना। हाँ। वैसे सैंपल पेपर भेज देंगे, अभी तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारी क्लासेस में रिवीजन ही वो चल रहा है, अध्ययन चल रहा है। रिवीजन कुछ कुछ क्लासों में शुरू हुआ है, पर फरवरी एंड तक भेज देते हैं पैटर्न। हाँ, तो थोड़ा इजी हो जाएगा याद।
हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म, ठीक है सर, और न कोई प्रश्न है? नहीं। ठीक है, तो आज के अभ्यास है वो आप करिएगा, और इसके अलावा और भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में आए तो जरूर पूछना। और जब भी क्लास होगी, अब गुरुवार या शनिवार, अगर शनिवार को समय रहा तो शनिवार, नहीं तो आगामी गुरुवार को होगी, तो मैं आपको और भी चीजें हैं जो स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ इन्हीं पे जो भाव। पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हुए ना, आओ अभ्यास करें। हाँ, वो आपके अभ्यास के लिए है, ताकि आपने जो पढ़ा है कैसे समझा हाँ, है उसकी आंसर कर सकें। और उसके उत्तर भी शायद दिए हुए होंगे, अगर नहीं दिए हुए हैं तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, सेल्फ चेक कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, उत्तर तो नहीं दिए हुए, सिर्फ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ, नहीं दिए हैं तो आप खुद भी जाके एक बार चेक कर सकते हैं, मतलब जो सामने बुक को रख के। फिर भी कोई अच्छा। प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लास्ट में हम्म, पीछे उत्तर दिए हुए हैं। हाँ, दिए हुए हैं, वही मैं बता रही हूँ। फिर भी किसी हम्म। को नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप गीता जी, आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं जिनको भी नहीं मिल रहा उनकी। हम्म, ठीक है सर। अच्छा सर। ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र, बहुत 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 धन्यवाद। जय आपको जिनेन्द्र। बहुत बहुत जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। अच्छा समझाया है। धन्यवाद। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा समझाया आपने। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र।